नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। हम अगले 20 मिनट में आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। कोटा के भामाशाह मंडी में लोगों को पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। इस मंडी में आधा दर्जन से अधिक प्याऊ थी जो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और इनमें से ज्यादातर प्याऊ पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। यूं तो मंडी प्रशासन की ओर से मंडी परिसर में ठेले चलाकर लोगों को पानी पिलाया जा रहा है, लेकिन ये कोशिश नाकाफी साबित हो रही है। दरअसल इन दिनों मंडी में बड़ी संख्या में किसान, व्यापारी और आढ़ती के साथ साथ आम लोग भी पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से मंडी प्रशासन की ओर से किए गए इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं और लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। हाँ, पियो है ये तो ऐसे थप पड़ा है, कोई चालू है, सब बंद है। व्यवस्था तो है, जितने टंकी बना हुआ है वो तो बंद पड़े हैं और टाइम पे पानी नहीं आ रहा है। अब काम चल रहा है ना। यहाँ पर क्या लगना था? हैं? क्या लगना था? और से मतलब नहीं, मेरे तो तेला से मतलब है। यहाँ पे वाटर कूलर वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भगवान जानकारी काय में लगा था। विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाला पर्यटन स्थल स्वर्ण नगरी जैसलमेर इन दिनों भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। अप्रैल की शुरुआत में ही पारा 43 से 44 डिग्री को छू रहा है और इसी वजह से गर्मी के चलते देसी विदेशी पर्यटक मानो जैसे गायब ही हो गए हों। पर्यटकों के गायब होने की वजह से यहाँ का पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह चौपट हो चुका है। सूरज के तीखे तेवर से रेगिस्तान में नखलिस्तान का एहसास करवाने वाला गड़ीसर सरोवर भी भीषण गर्मी की चपेट में है और विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर इक्का दुक्का सैलानी भी मुश्किल से नजर आ रहे हैं। नाव चालक हो या फिर पर्यटकों के लिए रावण हत्ता बनाने वाले कलाकार, हर कोई मायूस हैं। गर्मी कम से कम 40 से बाहर चल रही गर्मी, लेकिन इस समय सीजन होता था हमारा और गर्मी के कारण यहाँ टूरिस्ट नहीं आ रहे, इक्का दुक्का दिख रहे हैं हमको यहाँ पे। तो इस गर्मी ने कहीं ना कहीं हर किसी के हाल बदहाल कर दिए हैं, क्योंकि इस तन झुलसाने वाली गर्मी में कोई भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहा। पाँच अप्रैल से गंग नहर सिस्टम में चल रही नहरबंदी के दौरान साफ सफाई और मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। इस काम में मजदूरों के साथ साथ लॉन्ग बूम पॉकलैंड की जेसीबी मशीन लगी हुई है। गंग नहर में मजदूरों और जेसीबी मशीन की ओर से की जा रही साफ सफाई के काम पर स्थानीय किसानों ने संतोष जाहिर किया है। आपको बता दें कि इस बार नहरबंदी सिर्फ 10 दिनों की ही है। ऐसे में किसानों ने साफ सफाई के काम में तेजी लाने की आवश्यकता जताई है। किसानों का कहना है कि पंजाब सरकार की ओर से इस बार नहरबंदी के दौरान साफ सफाई का काम करने में असमर्थता जताई गई थी, लेकिन स्थानीय किसानों की ओर से पंजाब की सिंचाई मंत्री से मिलने के बाद साफ सफाई के काम पर सहमति जता दी गई। कई जगह मशीनें लगी हुई हैं, अभी और लेबर और मशीनों की जरूरत है। जो सफाई का कार्य चल रहा है संतुष्टिजनक है, लेकिन इसको तीव्र गति देने की जरूरत है। किसानों का कहना है कि नहरबंदी के दौरान यदि नहर की ठीक से साफ सफाई हो जाती है तो नहर के आखिरी छोर पर मौजूद किसानों को भी पर्याप्त मात्रा में सिंचाई का पानी उपलब्ध हो जाएगा। तपते रेगिस्तान के बीच बसे सरहदी जिले जैसलमेर के बाशिंदों को अब पेयजल की समस्या से निजात मिलेगी। हर बार गर्मी के मौसम में पीने के पानी को तरसने वाले ग्रामीण अंचलों के लिए इस बार जलदाय विभाग ने विशेष कंटीजेंसी प्लान तैयार कर उस पर अमल भी करना शुरू कर दिया है। जलदाय विभाग के कंटीजेंसी प्लान के तहत 512 गांवों और 1916 ढाणियों तक जलापूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही हैंडपंप और ट्यूबवेल की भी स्वीकृति मिल गई है, जिससे ग्रामीण अंचलों में ग्रामीणों की प्यास बुझाने में मदद मिलेगी। कंटीजेंसी प्लान के तहत 42 हैंडपंप और 41 ट्यूबवेल खोदे जाएंगे, जिससे आसपास के इलाकों के गांवों और ढाणियों को पानी मिल सकेगा। एक कंटीजेंसी प्लान बनाकर भेजा था। इसके तहत 41 नलकूप एवं 42 हैंडपंपों की स्वीकृति भी प्राप्त की जा चुकी है, जिसकी लागत 9 करोड़ 51 लाख रुपए। सरकार का उद्देश्य है कि हर गांव, हर ढाणी में पीने का पानी, पशुधन के लिए पानी पहुंच जावे, यही सरकार की नीति है। अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से दिल्ली जयपुर मुंबई हाईवे के लिए 1000 करोड़ का बजट पास करने के बाद हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पहुंचे।
यहाँ पर भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक शांतनु कुमार के साथ साथ स्थानीय अधिकारी पहले से मौजूद थे। इस दौरान दोनों के बीच एक बैठक हुई जिसमें इस हाईवे पर बनने के लिए क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या अच्छा इसे बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा की गई। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक शांतनु कुमार ने इस मीटिंग को लेकर बताया कि बेंगलुरु से NHAI की टीम राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर पहुंची थी, जिन्होंने यहां पर दिल्ली से मुंबई जाने वाले हाईवे को लेकर क्या क्या कमियां हैं उनको देखा और इसे कैसे अच्छा किया जा सकता है, इस पर चर्चा की। ये आकर के हमें जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं हमारे हाईवे पर, वो पॉइंट जहाँ पर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है, फैसिलिटीज ज़्यादा होती हैं, डेथ ज़्यादा होती हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई कर रखा है, वो हम इनको दिखाएंगे और उसके बाद ये हमें सलाह देंगे कि उन पॉइंट्स पर क्या किया जाए, क्या सुधार किया जाए ताकि वहाँ पर एक्सीडेंट्स कम हो, ताकि मौतें कम हो। प्रतापगढ़ शहर की बदहाल सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए विधायक रामलाल मीणा को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। विधायक मीणा सुबह 6 बजे ही नगर परिषद पहुंच गए और सफाई कर्मचारियों को दिशा निर्देश देने लगे। दरअसल प्रतापगढ़ नगर परिषद में कई दिनों से चल रही राजनीतिक खींचतान की वजह से शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। सफाई कर्मचारियों और ठेकेदारों पर अंकुश नहीं होने की वजह से जगह जगह कचरे का ढेर लग गया था। बिगड़ती सफाई व्यवस्था को लेकर आम लोग नाराज थे। इसकी शिकायत विधायक तक भी पहुंच रही थी और इसी वजह से विधायक खुद सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के लिए सड़क पर उतर गए। विधायक ने इस दौरान सफाई कर्मचारियों और ठेकेदारों को साफ कहा कि सफाई व्यवस्था में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि शहर के प्रत्येक इलाके में वो स्वयं निरीक्षण करेंगे और कहीं भी लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई थी, किसी का ध्यान नहीं था और जगह जगह गंदगियों के ढेर थे और कई शहरवासियों ने मुझे अवगत कराया। फिर मैंने कहा कि इसको अभियान चला के ख़त्म किया जाए ताकि एक बार पूरा शहर क्लीन चिट हो जाए। रामनवमी के मौके पर बांसवाड़ा नगर परिषद को नया भवन मिल गया है। 50 लाख की लागत से तैयार किए गए इस भवन का उद्घाटन मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया ने किया। नए भवन के उद्घाटन समारोह में नगर परिषद के तमाम पार्षद अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान बांसवाड़ा नगर परिषद के सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी ने बताया कि नगर परिषद के पास पहले भी भवन था लेकिन वो छूटा पड़ रहा था, इसीलिए उसी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तमाम अधिकारी और कर्मचारियों के लिए अलग अलग कमरे तैयार किए गए हैं। इस भवन की लागत 50 लाख रुपए आई है। रामनवमी के उपलक्ष्य में नगर परिषद परिसर में नया भवन बनाया है 50 लाख की लागत से, जिसका उद्घाटन माननीय मंत्री महोदय बामणिया जी ने किया है। इस भवन के अंदर आयुक्त, उप सभापति, सभापति और स्टाफ के कमरे बनाए हैं। पूर्व में जो भवन बना हुआ है वो थोड़ा छोटा पड़ रहा था, तो एक नया भवन हमने पुराना तोड़ के एक नया और बनाया है, जिसका आज माननीय मंत्री महोदय ने उद्घाटन किया। राज्य सरकार की ओर से हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने और ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक सर्व सुविधा युक्त खेल मैदान विकसित करने की योजना बनाई गई थी। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर सभी खेल सुविधाओं से युक्त मैदान विकसित करने की योजना के तहत श्री गंगानगर की 345 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान विकसित किए जाने हैं। इस योजना के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर श्री गंगानगर जिले के प्रत्येक ब्लॉक में 5 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। यहाँ बतौर पायलट प्रोजेक्ट सभी तरह की खेल सुविधाओं से युक्त खेल मैदान विकसित किए जाएंगे। इन खेल मैदानों में क्रिकेट, हॉकी, खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल समेत अन्य खेलों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पे ये एक फुल फ्लेड्ज्ड खेल मैदान होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि एक खेल मैदान हो जहाँ क्रिकेट के लिए भी, फुटबॉल के लिए भी, हॉकी के लिए भी, खो खो हो गए, बास्केटबॉल हो गई, वॉलीबॉल हो गई, इन सब सुविधा वहाँ होना चाहिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जारी की गई माध्यमिक शिक्षा विभाग के 9,760 वरिष्ठ अध्यापकों के पदों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अलग अलग विषयों में होने वाली इस भर्ती के लिए लास्ट डेट 10 मई 2022 की रात 12 बजे तक है। 9,760 वरिष्ठ अध्यापकों के पदों पर भर्ती के लिए 18 से 40 साल तक के पात्र युवक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन एग्जाम के माध्यम से होगा।
इस परीक्षा में सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे। एग्जाम सेंटर और डेट के बारे में जानकारी बाद में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को आयोग के ऑनलाइन पोर्टल rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक या एसएसओ पोर्टल sso.rajasthan.gov.in से लॉगिन करना होगा। पहली बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि के साथ तमाम तरह के डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद वेबसाइट पर ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। कोटा के कोर्ट परिसर का अब जल्द ही कायाकल्प होने जा रहा है। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने पूर्व अभिभाषक परिषद कोटा की ओर से बताई गई मांगों को गंभीरता से लेते हुए आर्किटेक्ट के साथ कोर्ट परिसर का मुआयना किया है। इस दौरान उन्होंने परिसर में मौजूद सभागार भवन का सौंदर्यीकरण कराने के साथ साथ पदाधिकारियों के कक्षों के नवीनीकरण करने और वकीलों के बैठने के स्थान पर लगे 3 शेड को हटाकर अत्यंत आधुनिक सुविधाजनक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही बारिश के दिनों में परिसर में जल भराव की समस्या से निजात दिलवाने के लिए सुव्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम बनाने के भी निर्देश दिए गए। मंत्री शांति धारीवाल ने पूरे परिसर का अधिकारियों और अभिभाषक के पदाधिकारियों के साथ जायजा लिया। बिल्डिंग जो बनी हुई है यहाँ की पुरानी, करीब एक जीर्णशीर्ण अवस्था में है। अब उसका ब्यूटिफिकेशन किस प्रकार से हो सकता है, किस प्रकार से जो है अच्छा एक वो बन सकता है, तो वो देख रहे हैं सब कुछ। पानी भी भरता है यहाँ पर, उसको भी दिखाएं। माननीय मंत्री महोदय से जो हमने निवेदन किया था, जो समस्या बताई थी, तो हम माननीय मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। एक दिन बाद ही उन्होंने बुला कर पूरा दिखवा दिया और बहुत जल्दी समस्या का समाधान होने वाला है। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर राजस्थान में सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इसी बीच बीजेपी कांग्रेस का विकल्प बनने की कवायद में सीपीआई, जनता दल सेकुलर, समाजवादी पार्टी समेत 6 पार्टियों के साझा संगठन लोकतांत्रिक मोर्चा ने प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। लोकतांत्रिक मोर्चा के संस्थापक संगठकों में एक जनता दल सेकुलर के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन देथा ने अपने हाड़ौती प्रवास के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई बड़े ऐलान किए। देथा ने इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं में भारी शुल्क लेने की व्यवस्था बंद करने, जाति आधारित जनगणना करवाने और जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने जैसी अपनी मांगों के साथ प्रदेश में आगामी दिनों में आंदोलन खड़ा करने और अपना इलेक्शन रोड मैप भी जनता के सामने रखने का प्रयास किया। मोर्चा सभी 200 सीट में चुनाव लड़ेगा और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को हराने के इरादे से लड़ेगा और वो नीतियों के आधार पर लड़ेगा। अगर नीतियां नहीं बदलती है, राजनीति अगर नहीं बदलती है, तो चुनाव का कोई मतलब नहीं है। पोखरण में समाज सेवियों ने मानवता की एक मिसाल पेश की है। पोखरण के आशापुरा रोड पर तड़प रहे एक युवक को समाज सेवी विजय व्यास ने अपने निजी वाहन से पोखरण उपजिला अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई। पुलिस का कहना है कि समाज सेवी विजय व्यास अपने साथियों के साथ आशापुरा माता मंदिर के दर्शन करके अपने घर लौट रहा था, तभी सड़क के बीचों बीच एक युवक उन्हें तड़पता नजर आया। इसके बाद वो उन्हें अपनी गाड़ी से तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर्स ने उनका इलाज शुरू किया। पुलिस के मुताबिक बेहोश युवक का नाम आशु सिंह है और वो आशापुरा कच्ची बस्ती का रहने वाला है। उसके परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। व्यक्ति हमें मूर्छित अवस्था में मिला, हमने अपनी गाड़ी में इसको तुरंत बिठाया और यहाँ हॉस्पिटल लेके आए। पुलिस का यह भी कहना है कि वो नशे की वजह से बेहोश हो गया था। कोटा के कुन्हाड़ी चौराहे स्थित एक रेस्टोरेंट पर हुए हंगामे का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कांग्रेसी नेता और रेस्टोरेंट संचालक के बीच हुई कहासुनी और हो हल्ला की तस्वीरें नजर आ रही हैं। कुन्हाड़ी थाना अधिकारी का कहना है कि इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से शिकायत दी गई है। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि नॉनवेज होटल पर कांग्रेस के नेता अनिल सुवालका वहां रखी भट्टी को हटाते हुए नजर आ रहे हैं। होटल मालिक के मुताबिक अनिल सुवालका ने वहां पर तोड़फोड़ की। पुलिस के अनुसार नॉनवेज होटल के मालिक वसीम वारसी और अनिल सुवालका के भाई की दुकान पास पास ही है। भट्टी से निकलने वाले धुएं को लेकर ये विवाद शुरू हुआ। अनिल सुवालका ने अपने भाई की दुकान की तरफ आ रहे धुएं को लेकर आपत्ति जताई।
जब भट्टी नहीं हटाई गई तो दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। इसके बाद अनिल स्वालका ने तेज में आकर भट्टी को हटाना शुरू कर दिया और होटल में तोड़फोड़ भी की। होटल मालिक वसीम की तरफ से कोनाहड़ी थाने में अनिल स्वालका के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया, तो वहीं अनिल स्वालका की तरफ से भी पुलिस को रिपोर्ट दी गई है। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा में शामिल हुए और राम दरबार की झांकी की पूजा अर्चना की। इस शोभा यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत में शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में रामनवमी से एक दिन पहले हर एक जिले का कलेक्टर धारा 144 के आदेश निकालता है। ये इस बात का परिचायक है कि राजस्थान सरकार केवल तुष्टीकरण और समाज को बांटने की राजनीति करना चाहती है। शेखावत ने कहा कि राजस्थान सरकार और उसके मुखिया ने करौली की घटना से ध्यान हटाने के लिए अलग अलग तरीके के राग और प्रलाप प्रदेश भर में घूम घूम कर गाना प्रारंभ किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी, आपकी हकीकत को राजस्थान की जनता पहचान चुकी है। करौली में दंगा होता है और बिजली विभाग एक मजहब विशेष की सुविधा के लिए आदेश जारी करता है। और राजस्थान की सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना से ध्यान हटाने के लिए अभी अलग अलग तरह के राग और प्रलाप जो है वो प्रदेश भर में घूम घूम करके गाना प्रारंभ किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, आपकी हकीकत को राजस्थान की जनता पहचान चुकी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्मोत्सव यानी रामनवमी का पर्व छोटी काशी कहे जाने वाले बूंदी में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान बैंडबाजों की मधुर स्वर लहरियों के बीच और हैरतअंगेज कारनामों का भी प्रदर्शन किया गया। इस भव्य शोभा यात्रा पर जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। अभयनाथ महादेव मंदिर से शुरू हुई ये शोभा यात्रा बालचंद पाड़ा, गढ़ की पड़स, तिलक चौक, सदर बाजार होते हुए मालन मासी बालाजी मंदिर पहुंची, जहां पर भगवान राम की आरती के बाद ये शोभा यात्रा संपन्न हुई। इस शोभा यात्रा में विधायक अशोक डोगरा, सभापति मधु नुवाल, युवा नेता सतीश शर्मा, पूर्व सभापति महावीर मोदी समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खास बात यह है कि इस शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद थी। शोभा यात्रा के रास्तों के साथ साथ उन इलाकों की छतों पर भी पुलिस बल तैनात किया गया था, जिन्होंने ड्रोन के जरिए पूरे इलाके पर नजर बनाए रखी। रामनवमी के मौके पर दौसा में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल हुई। शोभा यात्रा की शुरुआत सोमनाथ महादेव मंदिर से हुई और शहर के मुख्य रास्तों से होते हुए राम मंदिर तक पहुंची। कई किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा में भगवान राम से जुड़ी अनेक जीवंत झांकियां सजाई गई। इस दौरान प्रशासन रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर पूरी तरह अलर्ट नजर आया। शोभा यात्रा के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस वाले तैनात थे, तो वहीं ड्रोन कैमरे से पूरे शोभा यात्रा पर नजर रखी जा रही थी। खास बात यह है कि इस यात्रा के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर भी देखने को मिली। शोभा यात्रा के दौरान मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र नागौरी पुलिया पर मुस्लिम समाज के लोगों ने शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान पुष्प वर्षा की गई और शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को ठंडाई और पानी पिलाया गया। हमारे समाज में दिया दौसा के अंदर आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि हिंदू मुस्लिम समाज एक जोली में बैठ करके बात करते हैं, एकता रखते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि धर्म की जो मूल भावनाओं को समझते हुए प्रत्येक धर्म ये चाहता है कि सभी लोग सद्भावना से रहे, छत्तीस को मिलकर के हर धर्म एक दूसरे का सम्मान करे। आज हमारे दौसा के अंदर हमारे सारे मुस्लिम भाइयों ने 36 कौम के लोगों ने शोभा यात्रा में भाग लिया। जोधपुर में गणगौर की भोलावणी यात्रा यानी पीहर भेजने की रस्म पूरी परंपरा के साथ अदा की गई। सजी धजी और सोने के आभूषणों से लदी गणगौर के दर्शन करने के लिए
यहाँ पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। गाजे बाजे के साथ मेहरानगढ़ दुर्ग से सफेद जामा, केसरिया पगड़ी और कमरबंद बांधे हुए पालकी वाहक जब राज गणगौर की पालकी रानीसर जलाशय पर लेकर पहुंचे तो राजपुरोहित और राजव्यास ने गणगौर की पूजा अर्चना कर उन्हें पानी पिलाकर विदा किया। कुछ इस शाही अंदाज से गणगौर की भोलावनी शोभा यात्रा का नजारा कोरोना काल के बाद एक बार फिर जोधपुर की जनता को देखने को मिला। गौरतलब है कि 3 सालों के लंबे इंतजार के बाद राज गणगौर मेहरानगढ़ दुर्ग से नीचे उतरी हैं। उनको विदा करने से पहले गणगौर की परिक्रमा और पूजा अर्चना की गई। इस दौरान मेहरानगढ़ में आए विदेशी सैलानी भी गणगौर के दर्शन करने के लिए उमड़े। जब जब बात आस्था की आती है तब तब लोग परंपराओं का निर्वहन करते हैं और हर क्षेत्र में ये परंपराएं भी अलग अलग होती हैं। रामनवमी पर ऐसी ही एक परंपरा झालावाड़ में निभाई जाती है, जिसमें लोग जलते हुए अंगारों पर नंगे पांव चलते हैं। इसे चूल चलना कहते हैं। ऐसा ही एक नजारा झालावाड़ जिले के ठाबला खींची गांव में देखने को मिला, जहां पर हिंगलाज माता की पूजा अर्चना के बाद नंगे पैर अंगारों से भरी खाई, जिसे चूल कहा जाता है, उस पर लोग चलते हुए देखे गए। खास बात यह है कि हर साल महिलाएं यहाँ पर इसी तरह से अंगारों पर मन्नत की कदमताल करती हैं और इन्हें देखने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। अंगारों पर चलते हुए इन साधकों के मुंह से ना तो कोई आह निकलती है और ना ही इनके चेहरों पर आग से जलने का डर नजर आता है। ये तो बस मन में गहरी आस्था लिए बेखौफ अंगारों पर से गुजरते रहते हैं। जवाहर कला केंद्र के 29वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह के आखिरी दिन जाने माने सिंगर रविंद्र उपाध्याय ने रंगीलो राजस्थान थीम पर फ्यूजन प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। जेकेके के मध्यवर्ती में आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्थान की मिट्टी की खुशबू के साथ साथ हिप हॉप के फ्यूजन की शानदार प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में रविंद्र उपाध्याय ने अपने साथी कलाकार जयप्रिया बालम और शालिनी अधिकारी के साथ प्रस्तुतियां दी। इस दौरान उपाध्याय ने फिल्म तलाश का जिया लागे ना, फिल्म इकबाल का आंखों में सपना, फिल्म हैप्पी न्यू ईयर समेत कई अन्य बॉलीवुड गानों की प्रस्तुतियां दी। साथ ही राजस्थानी गीतों में हरियाला बना, देश पधारो सा और जय जय राजस्थान की प्रस्तुति विशेष रही। मैं बीकानेर जैसलमेर जोधपुर से आया अजमेर, मैं गया बीकानेर जैसलमेर जोधपुर से आया अजमेर, माता टेका दादा शहरी दा होली प्लेस राजस्थान। चलिए 20 मिनट 20 खबर में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।